नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट 4 में। हम लोग खोरठा व्याकरण पढ़ रहे थे और खोरठा व्याकरण के क्रम में आज क्या देखेंगे, आज वाक्य देखेंगे एवं वाक्य के प्रकार देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे वाक्य, समझेंगे फिर वाक्य के जो भेद हैं, जो प्रकार हैं उसको समझेंगे। तो वाक्य क्या है, ठीक है। अगर हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो शब्दों के समूह को, शब्दों के ग्रुप को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कॉल्ड आर सेंटेंस। कहने का मतलब है सेंटेंस इंग्लिश में कहते हैं शब्दों के समूह को। लेकिन यहाँ पे हल्का सा ये समझना पड़ेगा, शब्दों के सार्थक समूह को। दो शब्द हो, दो से अधिक शब्द हो या उससे भी अधिक हो, शब्दों के सार्थक समूह को जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, ठीक है। दो तीन शब्द को मिला दीजिए, उसका कुछ अर्थ निकलता हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं कि राम सूतल है, ठीक है। तो राम सूतल है, इसमें तीन शब्द है। एक आपका राम है, एक आपका सूतल है और एक आपका है, ठीक है। तो राम सूतल है, तो तीन शब्दों का ये क्या है, एक सार्थक मेल है। लेकिन यही अगर हम बोलेंगे, अगर है को मिटा देंगे तो राम सूतल। अब क्या सूतल, सूतल था कि सूतल है कि सोएगा, ठीक है। तो इसका अर्थ कोई नहीं निकल रहा है। तो राम है, अब यहाँ पे अगर हम है मतलब सूतल को मिटा देंगे तो क्या हो जाएगा, है हो जाएगा, राम है। तो राम क्या है, कुछ तो वहाँ पे होना चाहिए, तो कुछ यहाँ पे छूट रहा है। तो शब्दों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं, जिसका कुछ अर्थ निकल रहा हो उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं, उसी को वाक्य कहते हैं। या तो खोरठा में लोग पढ़ेंगे कि आपन मनेक बात या भाव के, हम लोग के मन का जो बात है या मन में जो भाव है वो दूसरे तक पहुँचाने के लिए, ठीक है, दूसरे तक पहुँचाने के लिए जो शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो शब्द के प्रयोग करल जाए, लेकिन उस शब्द के सार्थक ढंग से प्रयोग करल जाए, तकरा वाक्य कहल जाए। अब खोरठा में वाक्य के इस तरह से लिखा जाता है, वाक्य, ठीक है। खोरठा में वाक्य की क्या लिखा जाता है, वाक्य। तो यहाँ पे आप क्या समझे, वाक्य किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। एक चीज़ और गौर कीजिएगा, वाक्य जो बनता है वो चार चीज़ से बनता है, क्योंकि आगे जहाँ पढ़िएगा तो हो सकता है दिक्कत हो, इसलिए अभी हम लोग डील करते हैं। अक्सर वाक्य तो दो शब्द से ही बन सकता है, जैसे दो से ज़्यादा शब्द से बनता है, लेकिन मैक्सिमम में ये देखा जाता है कि वाक्य बनाने के लिए चार चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक आपका हो जाता है कर्ता, मतलब सब्जेक्ट, एक हो गया कर्ता। एक आपका हो जाता है कर्म, कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, और एक आपका होता है क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब। अब यहाँ पे क्रिया जो होता है दो होता है, एक आपका मेन वर्ब होता है और एक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। तो मेन वर्ब में क्या आता है कि जिसमें आपका जैसे कि पहले समझिए कर्ता, कर्ता किसे कहते हैं, सब्जेक्ट को कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, हम पढ़ाए रहल हिए, हम पढ़ाए रहल हिए, तो ये क्या है, एक वाक्य है, हम पढ़ाए रहल हिए। तो यहाँ पे तीन चार शब्दों का एक मेल है और सार्थक मेल है, जेकर अर्थ निकल रहा है हम पढ़ाए रहल हिए, मतलब हम पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जो काम करता है, ठीक है, जो काम करता है उसे लोग कर्ता कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कर्म। कर्म क्या होता है, जिस पर काम, मतलब काम का भाव जिस पर दिखता है, ठीक है। जैसे बोलेंगे हम खोरठा पढ़ाए रहल हिए, ठीक है। तो कर्ता से प्रभाव हो रहा है खोरठा, तो हम क्या पढ़ा रहे, खोरठा पढ़ा रहे। तो खोरठा क्या हो गया, कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद आता है क्रिया। क्रिया मतलब वर्ब, हंसना, उठना, बैठना, आना जाना, नहाना ना धोना, ये हो गया एक्शन, जो काम दिखाता है। तो यहाँ पे क्या है, पढ़ाना, हम पढ़ाए रहल हिए, ठीक है। या तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना क्रिया है, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है, हूँ। जैसे कि इसको हम लिखेंगे, हिंदी से लिखेंगे तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, मैं काम कर रहा हूँ, तो ये हो गया कर्ता, ठीक है। पढ़ाना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, मतलब क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गया। और ये जो हु देख रहे हैं, ये आपका इसके लिए इज, आर, एम कुछ लगेगा तो वो हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, या तो सहायक क्रिया। इसमें एक ऑब्जेक्ट आएगा कि हम खोरठा पढ़ा रही है, तो खोरठा क्या है, खोरठा ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। तो अक्सर जो है जो वाक्य बनता है वो चार शब्दों का सार्थक मेल है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो चार शब्द ही होगा, अक्सर चार का प्रयोग होता है। जैसे हम बोलेंगे राम गेलई, अब राम गेलई, तो यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस है, ये अर्थ निकल रहा है कि राम चला गया, राम गेलई, लेकिन दो ही शब्द के सार्थक मेल से क्या हुआ, इसका अर्थ निकल गया। देखिएगा,
तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, खोटा में लिखेंगे वाक्य। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी तक ये समझे कि वाक्य केकरा कहल जाए। ठीक है, शब्दों के सार्थक मेल के वाक्य कहल जाए। अब वाक्य का जो भेद है वो अलग अलग आधार पर है, जैसे कि हम लोग देखेंगे बनावट या तो रचना के आधार पर, और फिर हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर। तो यहाँ दो आधार पर वाक्य के भेद देखेंगे। वाक्य के भेद देखने से पहले एक चीज़ को और हम लोग समझेंगे, वह है उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य और विधेय क्या होता है समझिएगा। एक होता है उद्देश्य, ठीक है, और एक होता है विधेय। तो विधेय का मतलब, उद्देश्य को हम लोग हमेशा सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य को हमेशा क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और विधेय जो होता है, विधेय को लोग क्रिया कहते हैं। हंसना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, ये सब क्रिया विधेय हो गया। तो हल्का सा याद रखिएगा, उद्देश्य का मतलब सब्जेक्ट भी होता है और विधेय का मतलब क्या होता है, क्रिया होता है। आगे इसका काम लगेगा, हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा सेंटेंस या तो वाक्य के उदाहरण है। तोय पढ़े हैं, तो यहाँ पे तोय पढ़े मतलब तुम पढ़ रहा है। यहाँ पे क्या है, दो तीन शब्दों का मेल है, तीन शब्द का। फिर वो हंसो है, तो यहाँ पे वह हंस रहा है, ये क्या वाक्य है, शब्दों का सार्थक मेल है। इसी को आगे पीछे कर दीजिएगा तो उसका अर्थ जो है सो अलग निकलेगा, या तो अर्थ ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मतलब शब्दों के समूह जिसका कुछ अर्थ निकल रहा है उसी को लोग वाक्य कहते हैं। बहुत एग्जाम्पल है, लिखें, राम सुतल है, हामिन सीरियल के तैयारी कर रही, वो सोचा है। अब देखिएगा वाक्य के भेद, बनावट या तो रचना के आधार पर, इसी को बोलेंगे स्ट्रक्चर के आधार पर। तो बनावट के आधार पर वाक्य का तीन प्रकार होता है। कौन? एक होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य के खोटा में सोझ वाक्य कहल जाए, सरल वाक्य के सोझ वाक्य कहल जाए, या फिर एकरा साधारण वाक्य भी कहल जाए। साधारण वाक्य, सोझ वाक्य, सरल वाक्य सब एक ही है। ठीक है, दूसरा आपका है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को हम लोग खोटा में बोलते हैं जोड़ल वाक्य। जोड़ल का मतलब जोड़ा हुआ, आगे डिफाइन के साथ और उदाहरण के साथ देखेंगे। ठीक, तीसरा आपका जो है वो आपका है मिश्र वाक्य। मिश्र को हम लोग खोटा में कहते हैं खिचड़ी वाक्य। तो एक एक करके समझते हैं, फिर देखेंगे वाक्य का जो रूपांतरण है वो भी देखेंगे। ठीक है, सरल वाक्य यानी कि सोझ वाक्य ककरा कहल जाए, तो जौन वाक्य में एक ही कर्ता रही है, एक ही कर्ता मतलब एक ही सब्जेक्ट, डबल सब्जेक्ट उसमें नहीं हो सकता है, और एक ही क्रिया रहा है। जैसे कि अब यहाँ पे लिखे थे राम सुतल है, तो एक कर्ता है। हम आगे बताए थे कि सेंटेंस जो बनता है वो अक्सर देखा जाता है कि चार चीज़ से, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कर्ता, कर्म, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। तो यहाँ पे सरल वाक्य की परिभाषा क्या है कि ऐसा वाक्य जौन वाक्य में एक ही कर्ता रहे है और एक ही क्रिया रहे। कर्ता मतलब जो काम करता है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग कहते हैं सेंटेंस में। जैसे अगर ऐसा बोलेंगे राम पढ़ रहल है, तो राम पढ़ रहल है तो हम लोग राम के बारे में कह रहे हैं। तो जिसके बारे में कहा जाता है वही क्या है, सब्जेक्ट है। याद रखिएगा, जिसके बारे में कहा जाता है या फिर जो वाक्य में काम कर रहा है। जैसे अगर हम बोलेंगे, देखिएगा ये रुमाल है, ठीक है, ये रुमाल है और गर्मी भी ज़्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे कि मैंने रुमाल फेंका। ध्यान दीजिएगा, मैंने रुमाल फेंका। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, मैंने। तो मैंने क्या है, कर्ता हो गया। तो जो काम कर रहा है या जिसके बारे में कहा जा रहा है वही कर्ता होता है। कर्ता कर्म का परिभाषा बढ़िया से याद रखिएगा तो अच्छा होगा। अब देखिएगा, तो जौन वाक्य में केवल एक ही कर्ता रही है, जैसे कि बोलेंगे राम पढ़ रहल है, तो यहाँ पे राम क्या है, कर्ता है, और पढ़ रहल पढ़ना क्या है, क्रिया है, मेन वर्ब है। हंसना, उठना, नहाना, धोना, जाना, ये सब क्रिया है। राम पढ़ रहल, और लास्ट में एक वर्ड और है मतलब है को जैसे कि ऐसे ना, देखिएगा हम लोग लिखते हैं है खोरठा में, ऐसे हिंदी लिखेंगे तो इसी को हल्का सा दो दे देंगे, या तो है को ऐसे ह और यह भी करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया है मतलब मेन वर्ब के हिंदी में तो है जो है था, ये सब लास्ट में आता है, लेकिन इंग्लिश में जब कीजिएगा तो मेन वर्ब जो होता है, जैसे कि प्लेइंग, तो प्लेइंग से पहले ईज आरम लग जाएगा, तो वही है, ये आपका सहायक क्रिया है। तो राम पढ़ रहल है, तो राम क्या है, एक कर्ता है, और पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो जिस वाक्य में एक क्रिया मतलब एक ही क्रिया और एक ही मतलब करता रहेगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। अब यहाँ पे हल्का सा मतलब एक चीज़ छूट गया, ऑब्जेक्ट, कर्म।
सब मतलब अब कर्म केठो रह सकता है, तो कर्म जो है वो एक से ज़्यादा भी रह सकता है। जैसे राम किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पे राम क्या है, एक करता है, किताब क्या है, ऑब्जेक्ट है मतलब कर्म है, और पढ़ना क्या है, क्रिया है। लेकिन यही बात बोलेंगे कि राम और श्याम किताब पढ़ रहा है, तो फिर ये सरल वाक्य नहीं होगा, क्योंकि दो कर्ता हो गया, एक राम हो गया और एक श्याम हो गया। तो याद रखिएगा सरल वाक्य का एक ही परिभाषा कि उसमें एक ही कर्ता होना चाहिए, एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए और एक ही क्रिया होना चाहिए। या तो हम तोहिन से मिलेल खोजे हों, ध्यान दीजिएगा, हम तोहिन से, जो हमारे फॉलोअर है जो पढ़ रहा है, हम तोहिन से मिलेल खोजे हों, अगर इसको हम हिंदी में बोलेंगे तो हम आप लोगों से मिलना चाहते हैं। अब देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है, मिलना एक क्रिया है और चाहना दूसरा क्रिया है। तो हम आप लोगों से मिलना चाहते हैं, ये सरल वाक्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो क्रिया आ गया। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कर्म दो हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक कर्ता होना चाहिए और एक क्रिया होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे, सोज वाक्य कहेंगे। जैसे पिंकी नाचा ही, ठीक है, नाचा ही। अब यहाँ पे ही ऐसे लिखे हैं, कहीं पे यहाँ पे हाई ऐसे भी लिखा सकता है, अलग अलग कोई दिक्कत नहीं है। तो पिंकी नाचा ही, तो पिंकी क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक कर्ता है और एक क्रिया है नाचना, ठीक है। तो पिंकी नाचा ही आपका क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। मोहन हंसा है, तो मोहन एक कर्ता है और हंसना क्या है, एक क्रिया है, ठीक है। इसके बाद अंकित के कलम गिरलई, अंकित के कलम गिरले मतलब अंकित का कलम गिर गया है। तो यहाँ पे अंकित देखिएगा एक करता है और गिरना, गिरना क्या है, एक क्रिया है, एक ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्रिया एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कर्ता एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक ही क्रिया, एक ही कर्ता जिस वाक्य में रहेगा ओकरा सरल वाक्य कहल जाए, ठीक है। वो आम तोड़ले, तो वो आम तोड़ले, वो क्या है, एक व्यक्ति यहाँ पे कर्ता हो गया और वो मतलब वह, उसने आम तोड़ा और तोड़ना क्या क्रिया हो गया। तो एक क्रिया है, एक कर्ता है, एक ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट चलेगा, दो तीन कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हामिन पढ़ ली, हामिन क्या हो गया, कर्ता हो गया और पढ़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो ये काम करे हैं, तो मतलब तुम, ये क्या हो गया, कर्ता हो गया, काम करने वाला, आप कर रहे हैं, और काम क्या हो गया, काम करना क्रिया है। तो जिसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होगा उसे क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। तो कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिएगा, अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य, ध्यान दीजिए। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य का मतलब क्या आता है, सबसे पहले संयुक्त को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉम्बाइंड, और आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा। संयुक्त मतलब क्या, जुड़ा हुआ, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। अब इसी को खोटा में बोलते हैं जोड़ल, तो स्पष्ट है जोड़ल वाक्य मतलब जौन वाक्य में दो वाक्य जोड़ल है, जौन वाक्य में दो वाक्य जोड़ल है, या तो जौन वाक्य दो वाक्य के जोड़ के बनवल गेल है, जो वाक्य दो वाक्यों से मिलकर बना है। अब एक ही वाक्य में दो वाक्य कैसे आएगा, तो उसके लिए कुछ होना चाहिए, जोड़न होना चाहिए। जोड़न जो डालते हैं दही, मतलब ये दूध में, तो दूध जम के क्या होता है, दही बन जाता है, जोड़न। तो यहाँ पे भी जोड़न होना चाहिए। अब जोड़न का मतलब क्या होता है, योजक, जोड़ने वाला। और जोड़ने वाला कुछ वर्ड है, जैसे चाहे हो गया, खोरठा में मकीन मतलब लेकिन हो गया, मुदा हो गया, अतः मुदा मतलब लेकिन, मगुर हो गया, बा मतलब या हो गया, फिर अथवा, अथवा हो गया, या हो गया, सेले। तो इस तरह से बहुत सारा वर्ड है, अक्सर यूज जो है यही सब होता है। इस तरह से बहुत सारा वर्ड है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो इसी को हम लोग ओजक भी कहते हैं या खोरठा में जुड़न कहते हैं। तो जब दो वाक्य एक ही वाक्य में योजक के माध्यम से जुड़ा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जोड़ल वाक्य कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। सिंपल सी बात है, दो वाक्य है लेकिन जुड़ा हुआ है। जैसे सूरज उगल और तरीगन डूबल, तो एक वाक्य ये है सूरज उगल मतलब सूर्य उगा, सूर्योदय हुआ, और दूसरा वाक्य क्या है, तरीगन डूबल
मतलब तारा क्या वो डूबा। अब यहाँ पे देखिएगा बीच में क्या है, आर है। आर मतलब खोरठा में क्या होता है, हिंदी में हम लोग और लिखते हैं, ठीक है, और खोरठा में यार लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यार। तो सूरज उगल और तरीगन डूबल, यहाँ पे दो वाक्य है और दो वाक्य जुड़ा है किसके द्वारा, एक योजक के द्वारा, इसको हो गया यार हो गया। इस प्रकार से बहुत कुछ का एग्जाम्पल आप खुद ले सकते हैं। जैसे राम खाना खाए रहल है, एक वाक्य है, राम खाना खाए रहल है। आर श्याम खाना बनाए रहल है। तो दोनों का अलग अलग काम है, ठीक है, और बीच में यार उस वाक्य, दोनों वाक्य को मिला के एक वाक्य कर दिया। राम खाना बनाए रहल है, यार श्याम की कर रहल है, राम खाना खाए रहल है और श्याम खाना बनाए रहल है। तो दो वाक्य को जोड़ रहा है, कौन, आर जोड़ रहा है। इसी प्रकार से और भी होगा, हामिन पढ़ रहल ही मकीन, हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मकीन तोहिन साड़ा कर रहल है। साड़ा का मतलब क्या होता है, साउंड, आवाज़। खोरठा में आवाज़ को, साउंड को साड़ा कहा जाता है। देखिएगा, तो हामिन पढ़ रहल ही मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन मकीन, मकीन मुद्दा समझे, लेकिन या तो मकीन तोहिन साड़ा के रहल है मतलब आप लोग आवाज़ कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं और आप लोग आवाज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेकिन जो है ये क्या कर रहा है, दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक है। तो संयुक्त में क्या है, दो वाक्य एकदम स्वतंत्र वाक्य है, दोनों का अलग अलग अर्थ भी है, लेकिन दोनों वाक्य जो है योजक के माध्यम से जुड़ा हुआ है। आगे देखिएगा, राम जैत चाहे मोहन जैत, दोनों भाई है, ठीक है, राम और मोहन। तो हम लोग कह रहे हैं कि राम जैत चाहे मोहन जैत। तो चाहे मतलब क्या होता है, या, यहाँ भी दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। एक सेंटेंस है राम जायत, राम जाएगा, और एक सेंटेंस है मोहन जायत मतलब मोहन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि दो सेंटेंस जोड़ रहा है, किसके द्वारा, चाहे के द्वारा, ठीक है। आगे देखेंगे, इसका भाव को समझेंगे। अभी तक तुम लोग देख रहे हैं कि दो वाक्य जुड़ रहा है, किसी के माध्यम से, और के माध्यम से, अथवा के माध्यम से, मकीन के माध्यम से, चाहे के माध्यम से, लेकिन इसी का भाव आगे देखेंगे। एक और है, सोनू खूब पढ़ल सेलेऊ पास करल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक वर्ड है सेले, ठीक है। देयरफॉर सोनू खूब पढ़ा, सोनू मेहनती था इसलिए वह पास कर गया। तो दोनों का सेंटेंस, एक सेंटेंस ये है सोनू खूब पढ़ा, इसका भी अर्थ निकल रहा है, ठीक है, और वो पास कर गया इसका भी अर्थ निकल रहा है। लेकिन बीच में एक योजक जोड़ के दो सेंटेंस को मिला के हम लोग क्या कर दिए, एक सेंटेंस बना दिए। तो ये आपका संयुक्त वाक्य है। जैसे वो राम बा लक्ष्मण लागे, हम लोग यहीं से देख रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो हम एक है वो राम बा लक्ष्मण लागे, तो यहाँ पे राम को और लक्ष्मण को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग क्या देखें, संयुक्त वाक्य देखें। सरल वाक्य तो सिंपल सी बात है कि एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगा, उसे हम लोग सिंपल सेंटेंस कहेंगे, सोज वाक्य कहेंगे, साधारण वाक्य कहेंगे। और जोड़ल वाक्य में आपने क्या देखा कि दो वाक्य, दोनों का अपना अलग ही अर्थ है, यह अर्थ निकल रहा है, वाक्य स्वतंत्र भी है, लेकिन दोनों वाक्यों को योजक के माध्यम से हम लोग जोड़ दिए हैं। अब आगे देखिएगा, हालांकि यहाँ तक परीक्षा की दृष्टि से बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा डीप में जाएंगे, जो उतना डीप में नहीं पूछा जाता है, फिर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो जोड़ल वाक्य है, इसका 4 उपभेद है, मतलब प्रकार का भी प्रकार है, ठीक है। तो 4 उपभेद है, मतलब जोड़ल वाक्य को 4 भागों में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं, एक होगा जोड़ल, मतलब जहाँ पे दो वाक्य को जोड़ रहे हैं, जैसे कि इसमें आपका आ गया, यार ले लीजिए, सूरज उगल और तरीगन डूबल। तो क्या कर रहा है, दो वाक्य को जोड़ रहा है, ये भाव के आधार पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, राम खाना खाए रहल है, राम खाना खा रहा है, और श्याम खाना बनाए रहल है। तो यार के माध्यम से, मतलब इसको हिंदी बोलेंगे और, तो और के माध्यम से दो वाक्यों क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, दो वाक्य क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो इसी को कहेंगे जोड़ल वाक्य। लेकिन वाक्य जुड़ भी रहा है, वाक्य जुड़ भी रहा है, लेकिन उसको बोलेंगे विभाजक वाक्य। अभी विभाजक वाक्य क्या है, वाक्य जुड़ा है लेकिन वो एक तरह से अलग हो गया, विभाजन हो गया, दोनों में एक ही व्यक्ति संबोधित हुआ, दोनों में एक ही वाक्य का संबोधन। जैसे अगर हम यहाँ बोलेंगे, वो राम बा लक्ष्मण ला गए, वो जो सामने रोड में जा रहा है आप लोग भी देख सकते हैं, वो राम बा लक्ष्मण ला गए, बा का मतलब होता है या, तो वो राम या लक्ष्मण है। देखिए राम और लक्ष्मण को जोड़ तो रहा है, लेकिन व्यक्ति
व्यक्ति एक ही हुआ है, वो राम या लक्ष्मण है, दूर से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, दोनों में एक ही व्यक्ति है। तो यहाँ पे क्या है, विभाजन कर रहा है, दो में एक ही संबोधन हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे एक और लिखे हम, राम जैत चाहे मोहन जैत। तो सेंटेंस तो दो है, एक सेंटेंस है राम जैत, एक सेंटेंस है मोहन जैत, लेकिन दोनों का अगर भाव के आधार पर देखिएगा तो दोनों में एक ही व्यक्ति जाएगा, राम जैत चाहे मोहन जैत। चाहे मतलब या, मतलब इंग्लिश में और बोलते हैं, ठीक है, राम जैत, तो दोनों में एक ही का बोध हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा विभाजक, मतलब जोड़ तो रहा है लेकिन वो विभाजन भी कर रहा है एक तरह से। इसके बाद क्या होता है, एक होता है विरोध सूचक। विरोध सूचक वाक्य क्या है कि दो सेंटेंस तो है, क्योंकि जुड़ल वाक्य में ये सब आता है, जुड़ल वाक्य का उपभेद है, दो सेंटेंस तो है लेकिन एक सेंटेंस क्या हो जाता है, नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, नकारात्मक आ जाता है, नहीं का अर्थ आ जाता है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे विरोध। विरोध का मतलब क्या, आपका अपोजिट हो जाना, ठीक है, आपका नेगेटिव हो जाना, सेंटेंस का नेगेटिव हो जाना। जैसे आगे देखिएगा, यहाँ पे उसका एग्जाम्पल नहीं लिखे तो हम एग्जाम्पल खुद से लिख देते हैं। हामिन खूब पढ़ल, हामिन खूब पढ़ल, मगुर पास नहीं करल। देखिएगा एक सेंटेंस है, हामिन खूब पढ़ल, हम लोग खूब पढ़े लेकिन पास नहीं कर सके, तो यहाँ पे विरोध हो गया, नेगेटिव आ गया। तो जब भी दो सेंटेंस में एक सेंटेंस नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, विरोध सूचक कहलाता है, ठीक है। इसके बाद एक आपका आता है परिणाम सूचक वाक्य, तो ये भी जुड़ल वाक्य के उपभेद में पढ़ सकते हैं, हल्का सा जान लेते हैं। परिणाम सूचक, परिणाम मतलब क्या, आप जो काम किए और सेंटेंस में उसका परिणाम भी आ गया। जैसे यहाँ लिखे थे, देखिएगा, सोनू खूब पढ़ल, सोनू खूब पढ़ा, से ले उ पास करल। तो ये तो एक तरह से आपका संयुक्त वाक्य है, जुड़ल वाक्य है, लेकिन उसमें भी और डीप चला जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, परिणामवाचक वाक्य कहलाएगा। यहाँ परिणाम दिखा रहा है कि वो खूब पढ़ल से ले पास कर गेल, समझे। तो इस प्रकार से हम लोग सरल वाक्य को देखें और संयुक्त वाक्य के चार उपभेद देखें। हालांकि एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता, ऊपर से ही पूछा जाता, फिर भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का मतलब क्या हुआ, मिला हुआ वाक्य, ठीक है। मिश्र का मतलब मिला हुआ, इसी को हम लोग जब खोरठा में बोलते हैं खिचड़ी, और खिचड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं हौच पौच। मिश्र, मिश्र का मतलब मिला हुआ। अब देखिएगा मिश्र कैसे कहते हैं, जौन वाक्य ये वो प्रधान उपवाक्य और एगो आश्रित उपवाक्य रही है। तो अभी तक तो हम लोग ये समझे थे कि वाक्य क्या है, शब्दों के समूह को, शब्दों के सार्थक समूह के, या मन के भाव को, मन के बात को एक क्या कहते हैं, शब्दों के सार्थक मेल से समझाया जाता है, उसको लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। कुल मिला के सिंपल से कहेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया है, उपवाक्य आ गया है कि मिश्र वाक्य को समझने के लिए आपको उपवाक्य समझना पड़ेगा। तो उपवाक्य क्या है, मिश्र वाक्य का परिभाषा क्या है कि मिश्र वाक्य में मिला हुआ है, दो वाक्य है, लेकिन एक आपका प्रधान उपवाक्य है और एक आपका मतलब आश्रित उपवाक्य है। यानी कि मिश्र वाक्य जो बना है वो दो उपवाक्यों से मिलकर बना है। तो यहाँ समझना सबसे पहले ये होगा कि उपवाक्य किसे कहते हैं, ठीक है, तब इसको हम लोग समझेंगे कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। जैसे जब राधा गाती, हिंदी भी बोलेंगे खोरठा भी बोलेंगे, ठीक है। जब राधा गाती है तो सीता नाचती है। अब देखिएगा इसको हम तोड़ के बताते हैं, एक ही सेंटेंस है, जब राधा गाती है तब सीता नाचती है। अब यहाँ पे खोरठा बोलेंगे जब राधा गावे ही तब सीता नाचे ही। अब यहाँ से यहाँ तक मिटा देते हैं, तब सीता नाचे, मिटा दिए। चलिए अब एक सेंटेंस बच गया कि जब राधा गावे ही, लेकिन ये वाक्य पूरा नहीं है। जब राधा गावे ही, इसका मतलब उसके बाद क्या हो जाता है, कुछ तो होता होगा, ये वाक्य अधूरा है। तो एक तरह से अधूरा वाक्य को ही उपवाक्य कहते हैं, क्योंकि इसका अर्थ तभी निकलेगा जब इसके लिए एक दूसरा वाक्य आएगा। तो एक वाक्य का अर्थ निकलने के लिए दूसरा वाक्य की जरूरत पड़ता है, उसी को उपवाक्य कहते हैं, और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा रहता है। जैसे जब राधा गावे ही, तो कुछ तो है, इसके बाद और कुछ होना चाहिए था लेकिन है नहीं, तो ये क्या है आपका, ये उपवाक्य है, ठीक है। जब राधा गावे ही, देखिएगा, तब सीता
नाचही। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, अब इसको हम मिटा देते हैं, जब राधा गावे ही इसको हम मिटा देते हैं। अब गौर से समझिएगा इसको, केवल तब सीता नाचे ही, यह भी वाक्य पूरा नहीं है। केवल हम बोलते हैं सीता नाचे ही तब तो पूरा निकल जाता है, लेकिन हम यहाँ बात क्या हो रहा है देखिएगा, अधूरा वाक्य है, तब सीता नाचे ही। अब तब का मतलब अब कुछ यहाँ पे कि अभी इसके लिए एक सेंटेंस और होना चाहिए था, तब इसका अर्थ निकलता। तो यह भी उपवाक्य था इसके बिना, और इसको लिखेंगे तो ये इसके बिना उपवाक्य रहेगा। तो एक सेंटेंस में दो उपवाक्य रहता है, लेकिन पहले जो आया वो आपका क्या था, प्रधान था, मतलब उसमें मुख्य काम दिखा रहा था, और बाद में जो आया वो हो गया आपका आश्रित हो गया। तो ये प्रधान उपवाक्य है और ये आपका आश्रित उपवाक्य है। जैसे ये प्रधान क्यों कहलाया, दोनों तो ये उपवाक्य ही हैं। प्रधान क्यों कहलाया कि जब यहाँ पे सीता लिखे, अब यहाँ नाम क्या लिखे थे, नाम भी भूल गए, चलिए लिखे गीता लिखते थे, जब गीता गावही, ठीक है, जब गीता गावही। तो मेन काम क्या है, जब गाएगी ही नहीं तो सीता नाचेगी कहाँ से। तो दोनों तो उपवाक्य ही है, लेकिन ये प्रधान उपवाक्य हो गया और ये आश्रित उपवाक्य हो गया। तो जब कोई इस वाक्य में दो उपवाक्य हो, एक प्रधान उपवाक्य हो, एक आश्रित उपवाक्य हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। अब मिश्र वाक्य को दो चार और उदाहरण से समझेंगे, इसके बाद मिश्र वाक्य के प्रकार को समझेंगे। जे कायल याल रहे, ठीक है, जे कायल याल रहे वो रामक बाप रहे, जो कल आया था वो राम का बाप था। तो ये क्या मिश्र वाक्य है। अगर ये को हटा दीजिएगा तो एक का एक दूसरे पर मतलब क्या जाएगा, आश्रित हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा प्रधान मतलब उपवाक्य हो जाएगा, और ये जो आपका हो जाएगा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे आगे। करण कहल की हम नाय जाय पारब। अब यहाँ पे करण कहल आपका क्या हो गया, प्रधान हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। अब इसको यहाँ से तोड़ते हैं, यहाँ की से, कि हम ना जाय पारब। अब इसको हम लोग अधूरा लिखेंगे, कि हम ना जाय पारब। तो ये किसी पर आश्रित है, इसके पहले कुछ है, उसके पहले जो है वही प्रधान उपवाक्य है, ठीक है। तो करण कहल ये हो गया उपवाक्य, लेकिन करण क्या कहल, तो आगे लिखा है कि हम नाय जाय पारब, तो ये आपका हो गया मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है। ये प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य, दोनों उपवाक्य मिलने से मिश्र वाक्य बनता है। इसमें एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पे जोड़ने वाला वर्ड कभी नहीं आएगा, ठीक है। जोड़ने वाला वर्ड आपका संयुक्त में ही आएगा। आगे देखिए, जैसे ही हम ट्यूशन पहुँचल, मतलब जैसे ही हम ट्यूशन पहुँचे, ध्यान दीजिएगा, गाड़ी चल दिले। अब ये ट्यूशन कौन ट्यूशन की बात हो रहा है, जो लोग पढ़ते हैं मतलब पढ़ाई लिखाई, वो ट्यूशन नहीं है। देखिए ट्यूशन का मतलब हो गया स्टेशन। खोरठा में स्टेशन को क्या कहते हैं, ट्यूशन, या चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम ट्यूशन पहुँचल, मतलब जैसे ही हम स्टेशन पहुँचे गाड़ी चल दिले, मतलब गाड़ी क्या हो गया, खुल गई। अब यहाँ पे निकालिए, गाड़ी चल दिले, गाड़ी चल दले मतलब कुछ तो आगे पीछे है। अच्छा देखिए, जैसे हम ट्यूशन पहुँचल, इसके बाद यहाँ रोक दीजिए, ठीक, कोमा। वैसे भी हमेशा कोमा का यूज होता है, देख लीजिएगा हर जगह कोमा दिया होगा। तो जैसे ही हम ट्यूशन पहुँचल, इसके बाद तो कुछ तो हुआ, तो उसके बाद जो आएगा वो आश्रित हो गया, ये आपका मेन हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। इसके बाद देखिए, जैसन करबे तैसन पेबे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, ठीक है। जितना रोपबे उतना काटबे, ठीक है। तो जितना रोपबे, इसके बाद तो कुछ होगा, एक मुख्य बात, जितना रोपेंगे वही ना आपका मुख्य चीज़ है, उतना ही आप काटेंगे। तो इस प्रकार से जैसे हमर विश्वास है कि तोहिन अयबे, हमर विश्वास है ये हो गया प्रधान उपवाक्य, कि तोहिन अयबे ये हो गया आश्रित उपवाक्य, ठीक है। तो उस मिला के मिश्र वाक्य कहेंगे। सफल वो हतै जे मेहनत करते। अब इसको यहाँ पे तोड़ दीजिए, अब ऐसे भी कॉमा रहेगा आपका, जे मेहनत करते, या गया आश्रित उपवाक्य, सफल वो होता है ये हो गया प्रधान उपवाक्य। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख लिए, ये मिश्र वाक्य देख लिए। मिश्र वाक्य में अक्सर क्या होता है कि जो आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है, वो की से स्टार्ट होगा, जे से स्टार्ट होगा, मतलब जो, या क्योंकि, या तो जैसन तैसन, ज्यों त्यों, ज्यों इतना उतना, इस तरह से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें कॉम्बाइंड वाला, संयुक्त वाला, जोड़ने वाला एक भी वर्ड नहीं आता है। और आप सेंटेंस को इतना लंबा चौड़ा देख के भी आप समझ सकते हैं कि ये सरल वाक्य नहीं है, मिश्र वाक्य है।
अब जिस प्रकार से अभी आप समझे थे कि जोड़ल जो आपका वाक्य है, संयुक्त जो वाक्य है, इसका 4 मतलब उपभेद है, जो कि उतना जानना जरूरी नहीं था, फिर भी हम लोग देखें। इसी प्रकार से जो मिश्र वाक्य है, इसका भी 3 मतलब प्रकार होता है, 3 भेद होता है। क्या होता है? एक होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, एक होता है, आपको उपवाक्य कितना बढ़िया से बताएं ताकि यहाँ पे दिक्कत नहीं हो। आश्रित उपवाक्य क्या होता है, प्रधान उपवाक्य क्या होता है। तो एक होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य, एक आपका होता है विशेषण आधारित उपवाक्य, और एक आपका होता है क्रिया आधारित उपवाक्य। तो देखिएगा, समझिएगा, संज्ञा आधारित मतलब जिसमें संज्ञा का ही बोध होगा, विशेषण आधारित जो विशेषण की तरह प्रयोग होगा, और एक आपका है क्रिया क्रिया आधारित क्या हो जाएगा आपका उपवाक्य, तो जो क्रिया के आधार पर डिपेंड होगा। तो तीनों को लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। देखिएगा, गीता में कहल गेल है, गीता में कहा गया है, क्या कहा गया है कि मनुष्य के कर्म पर अधिकार है। बहुत ही फेमस है, गीता में कहा गया कि मनुष्य को कर्म पर अधिकार है। तो गीता में कहल गेल है, ये तो आपका हो गया प्रधान आश्रित प्रधान उपवाक्य, ठीक है। कि मनुष्य के कर्म पर अधिकार है, कि जे क्योंकि ऐसे स्टार्ट होता है आश्रित उपवाक्य, समझे। तो कि मनुष्य के कर्म पर अधिकार है। अब यहाँ पे समझना है कि ये कौन सा उपवाक्य है। अगर मिश्र वाक्य का उपभेद में अगर बाय द वे पूछ दे कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, विशेषण आश्रित उपवाक्य है, या तो क्रिया आश्रित उपवाक्य है, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई सेंटेंस पूछ दिया जाता है इसी प्रकार से, जैसे कि यहाँ आप देखिए, हमको लगता है 5-6 उदाहरण हम दिए, और 5-6 उदाहरण दिए तो केवल हम यहाँ ये चर्चा कर रहे थे कि मिश्र वाक्य है। लेकिन यही सवाल अगर हम ही कर दें कि इसमें से जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जितना वाक्य आप देख रहे हैं, इसको अलग अलग कीजिए। कौन संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, कौन विशेषण आश्रित उपवाक्य है, और कौन क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। इसी में अगर छाटना होगा तो आगे एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं। देखिए, संज्ञा आश्रित उपवाक्य जो संज्ञा पर आधारित होगा, जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिए, गीता में कहल गेल है कि मनुष्य कर्म पर अधिकार है। तो अक्सर क्या होता है कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य की से स्टार्ट होता है जितना भी। तो ये तो आपका ट्रिक्स हो गया कि की से आधारित जिनकी जो भी जहाँ भी की आश्रित उपवाक्य होगा वो संज्ञा आश्रित होगा। लेकिन फिर भी समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे स्पेशल मनुष्य की बात हो रहा है, मनुष्य के कर्म पर अधिकार है, एक मनुष्य का चर्चा हो रहा है। तो मनुष्य क्या है, संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा पर आधार, संज्ञा के आधार पर कोई भी अगर आप मिश्र वाक्य देख रहे हैं तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ से यहीं तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, की के बाद से। अब देखिएगा, अगर कोई मिश्र वाक्य विशेषण की तरह प्रयोग हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, विशेषण आश्रित। अब विशेषण को समझने के लिए क्या मतलब, सबसे पहले विशेषण समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या होता है। तो जब किसी वस्तु का, किसी जगह का, किसी स्थान का विशेषता बताया जाता है, रंग, रूप, आकार, प्रकार से, ठीक है, तो उसे लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब एग्जाम्पल में देखेंगे, देखिएगा, जे परिश्रमी हवे है वो सफल हवे है। देखिएगा, जो परिश्रमी होता है वह सफल होता है। तो परिश्रमी क्या है, परिश्रमी कोई संज्ञा नहीं है, किसी व्यक्ति की विशेषता है कि वह परिश्रमी है, वह अच्छा है, वह मेहनती है, वह खराब है, वह लंबा है, वह बुरा है। तो ये तो विशेषण वाला वर्ड है, समझे। तो जहाँ भी विशेषण वाला वर्ड से कोई भी मिश्र वाक्य होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विशेषण आश्रित उपवाक्य, ठीक है। अब आपको वर्ड से समझ में आ जाएगा। पहले विशेषण अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वर्ड में लिखा है जो परिश्रमी होता है, तो परिश्रमी क्या है, विशेषण है। कोई परिश्रमी, कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है कहते हैं कि वह परिश्रमी है। कोई व्यक्ति अच्छा हो तो कहते हैं वह अच्छा है, तो अच्छा भी क्या है, विशेषण वाला वर्ड है। इसके बाद देखिएगा, जेखन वर्षा होते देखन क्रिया, देखन किसान खुश हो जाते। अब ये आपका है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जैसे जेखन वर्षा होता है तखन किसान खुश होते हैं, यहाँ पे सिचुएशन लागू है। जिस समय वर्षा होगी, जिस समय वर्षा होगी उस समय किसान खुश होगा। अब यहाँ पे क्रिया है
वर्षा होना, क्या होना, वर्षा होना। सबसे पहले क्रिया विशेषण को समझ लीजिए, तब जाके क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य का ज़्यादा समझ में आएगा। क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है, क्रिया का विशेषता बतलाने वाला। जैसे आप धीरे धीरे पढ़ाते हैं, तो ही धीरे धीरे पढ़ावही, ध्यान दें, तो या तो तोहिन, धीरे धीरे पढ़ावही। तो आप धीरे धीरे पढ़ाते हैं, तो पढ़ाना क्या है, पढ़ाना क्रिया है। पढ़ाना जो काम दिखाता है, जो एक्शन दिखाता है, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो धीरे धीरे पढ़ावही, तो ये धीरे धीरे क्या है, ये धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, ठीक है। धीरे धीरे, वह तेजी से दौड़ता है, वह दौड़ रहा है, वो क्या कह रहा है, दौड़ रहा है। लेकिन दौड़ना का क्या क्वालिटी है, दौड़ना का क्वालिटी है तेजी से। वो धीरे से बोलती है, वो धीरे से गाती है, तो गाना का विशेषता है धीरे से, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्रिया, जहाँ पे क्रिया की विशेषता बताया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण वाला वर्ड से कोई मिश्र वाक्य बना है, तो क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जैसे जेखन वर्षा होते तखन किसान खुश होते, जिस समय वर्षा होगी उस समय किसान खुश होगा। तो यहाँ पे तो क्रिया का विशेषता है कि मतलब वर्षा होगी, जिस समय वर्षा होगी उस समय किसान खुश होगा। तो जहाँ भी क्रिया की बात आएगा, वो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। जहाँ विशेषण की बात आएगा, वो आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। और जहाँ संज्ञा, तो संज्ञा तो नॉर्मल आपका हो गया। एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जखन तक मोहन घर पहुँचल, जिस समय तक मोहन घर पहुँचा, ओकर बाप मर गेल रहे, उसका बाप जो है सो मर चुका था। तो यहाँ पे समय की बात होता है कि जिस समय तक, जिस समय मोहन पहुँचा था तब तक उसका बाप क्या हो गया, मर गया। तो जहाँ पे क्रिया की बात होगा, वो क्रिया आश्रित उपवाक्य होगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक में क्या देखें, वाक्य किसे कहते हैं, ये बढ़िया से समझे। वाक्य का तीन भेद है, और तीन भेद का जो उपभेद है उसको भी समझ लिए। अब हल्का सा देख लेते हैं वाक्य का रूपांतरण। देखिएगा, वाक्य का रूपांतरण का मतलब क्या है कि वाक्य का रूप बदल गया है। वाक्य रूपांतरण, रूप में अंतर। जैसे देखिए, रूपांतर, जब इसको संधि विच्छेद करेंगे, तो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, रूप में अंतर, रूपांतर। लेकिन यह अर्थ नहीं बदलना चाहिए। होता है ना, समय के साथ ही इंसान बदलता है। शरीर, अभी शरीर जो देख रहे हैं, ये शरीर कल नहीं रहेगा, लेकिन व्यवहार नहीं बदलता है। इंसान का क्वालिटी नहीं बदलता है, इंसान का गुण नहीं बदलता। जो इंसान आज हट्ठा कट्ठा वो इंसान कल बूढ़ा हो जाएगा। जो आज हम कहने का मतलब, जिसमें आज चार्मिंग है, जब जैसे जैसे जीवन ढलेगा उसका बॉडी में रूखापन आ जाएगा, ये सब पूरा ढल जाएगा। लेकिन जो इंसान का गुण है वो नहीं बदलता। अक्सर कहा जाता है कि नेचर और सिग्नेचर कहीं बदलता नहीं है। तो यहाँ भी वही है। वाक्य रूपांतरण का मतलब क्या है कि वाक्य का रूप बदल जाएगा, लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा। याद रखिएगा, अर्थ वही होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे कि बिना अर्थ बदलल जब वाक्य के रूप बदल जाए, अर्थ नहीं बदलता है, रूप बदल जाता है, उसको क्या कहेंगे, वाक्य रूपांतरण कहेंगे। अब क्या होता है कि आपको सरल से संयुक्त में बदलना है। कोई वाक्य सरल वाक्य दे दिया गया है और उसको मिश्र वाक्य में बदलना है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो समझिएगा तो आसानी से। जैसे बेरा उगते तरीगन डूबी गेल, सिंपल वाक्य है। सिंपल वाक्य में आपको बताए थे, एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगा। कभी भी कर्ता 2 नहीं होगा, कभी भी क्रिया 2 नहीं होगा। एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगा। तो देखिए, बेरा उगते तरीगन डूबी गए। अब यहाँ पे देखिएगा, तरीगन डूबी गए, तो डूबी गए ठीक है कि एक क्रिया है, उतना अर्थ नहीं निकालना, यहाँ पे चेंज करना है। सरल से संयुक्त, वाक्य क्या है, सरल है, और आपको करना क्या है, संयुक्त। और संयुक्त तभी होगा जब जोड़ने के लिए कुछ वर्ड का प्रयोग करेंगे, कुछ जोड़न का प्रयोग करेंगे, कुछ होजक का प्रयोग करेंगे। जैसे यार, मकीद, मुद्दा, चाहे, बा, अथवा, ये सब क्या है, जोड़ने वाला वर्ड है, संयुक्त वर्ड है। तो संयुक्त, बेरा उगते तरीगन डूब गेल, ये सरल वाक्य दिया हुआ है, आपको संयुक्त करना है, मतलब दोनों को अलग करके जोड़ देना है। तो लिखे बेरा उगल और तरीगन डूब गेल, तो बीच में जो यार है, यार देके उसको हम लोग क्या कर दिए, संयुक्त वाक्य बना दिए। तो यही है कि वाक्य चेंज हो गया, सरल से संयुक्त बन गया।
वाक्य जो है सरल से संयुक्त बन गया, लेकिन ये अर्थ वही रहा, बेरा उगा और तरीगन डूब गया, ये अर्थ तो वही रहा। आगे देखिए, आगे है बाजार जाए के किताब ले लान। ठीक है, बाजार जाके किताब किन लान, यानी कि बाजार जाओ और किताब के खरीद के लाओ। ये सिंपल है, बाजार जाके किताब किन लान। यहाँ पे योजक नहीं आया, अब आपको संयुक्त करना है तो योजक लाना पड़ेगा। तो हमने लिखा बाजार जाओ आर किताब किन लान, तो अपने से क्या डाल दिए, आर डाल दिए, उसका अर्थ भी नहीं बदला और सरल से संयुक्त भी हो गया। तो इसी प्रकार से आपको मिश्र वाक्य से सरल में लाना होगा। मिश्र अभी आप पढ़े कि एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है, जब तब बनता है मिश्र वाक्य। एक ही वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य रहता है। अब यहाँ पे जो मिश्र वाक्य रहेगा तो वही रहेगा, एक प्रधान उपवाक्य रहेगा, एक आश्रित उपवाक्य रहेगा, उसको मिला देना है, आपको एकदम सिंपल वाक्य में चेंज करना है। जैसे जे कैल याल रहे, मतलब जो कल आया था, ये प्रधान है। वो हमर मौसा रहे, वो हमारा मौसा है, ये क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य, दोनों को मिला दीजिए, मिश्र वाक्य बन गया है। ठीक है, तो जे काल ऐल रहे वो हमर मौसा रहे, कोई भी देखेगा तो बोलेगा ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि संयुक्त तो है ही नहीं, जोड़ने वाला तो है नहीं, वर्ड कॉमन चीज़ है, वेरी कॉमन है। ठीक है, और ये सरल तो हो नहीं सकता, क्योंकि दो दो सब्जेक्ट, दो दो क्रिया सब आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, जे कैल ऐल रहे, जे कैल ऐल रहे वो हमर मौसा रहे, ये क्या है, ये आपका मिश्र वाक्य है। अब इसको चेंज करना किसमें, सिंपल, एक ही लाइन में बोलना है, इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलना है कि जो कल आया था वह मेरा मौसा था, ये तो मिश्र वाक्य हो गया। सिंपल में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैल हमर मौसा आया, एक सिंपल हो गया, कल हमारा मौसा आया था। तो एक ही क्रिया है आना, एक ही क्रिया है आना। ठीक है, तो ये आपका हो गया सरल। ठीक है, संयुक्त मतलब मिश्र से हम लोग क्या कर दिए, मिश्र से सरल कर दिए। अब एक दो और एग्जांपल है, हम एगो आदमी के देखली जे दुबर पातर है। हम एगो आदमी के देखली, अब ये अधूरा है, तो आदमी को देखे तो क्या देखे, जे दुबर पातर है, ये आपका हो गया ये वाला। देखिएगा क्या कहते हैं, विशेषण आश्रित उपवाक्य, जे दुबर पातर है। ठीक है, तो इसी को हम जब सिंपल में बोलेंगे तो बोल देंगे हम एगो दुबर पातर आदमी के देख ली, हम एगो दुबर पातर आदमी के देख ली। तो ये मिश्र से क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। इसी प्रकार से एक दो और एग्जाम्पल है, ई वह लोग है जे कैल ऐल रहे, तो सिंपल सी बात है, यह लोग काल ऐल रहे। 10वां भी पढ़े होंगे, हम लोग 10वां भी पढ़े थे, 10वां के सिलेबस, 10वां का हिंदी व्याकरण जो है उसमें ये सिलेबस था भी, वाक्य के प्रकार, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, जो अभी आप पढ़े। इसके बाद है एक और है, यदि बरखा है तल, यदि वर्षा होता। ठीक है, तो खेती नाय मोरतल, खेती नाई मोरतल, तो ये क्या है, ये आपका मिश्र हो गया। आप इसको सरल में एक लाइन बोलेंगे कि वर्षा है खेती नाई मोरतल, वर्षा होता तो खेती नहीं मरता। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप क्या देखें, मतलब वाक्यों को चेंज करना आपने सीखा, वाक्य रूपांतरण करना सीखा, वाक्य का रूप बदल गया लेकिन अर्थ वही रहा। तो अभी तक ये जो था बनावट के आधार पर वाक्यों को भेद को पढ़े, वाक्यों के उपभेद को पढ़े, वाक्य के रूपांतरण को पढ़े, और अब जो पढ़ेंगे वह होगा अर्थ के आधार पर, अर्थ के नज़रे पर। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और अर्थ के आधार पर वाक्य का 8 भेद होता है। कौन कौन होता है देख लीजिए, फिर हम लोग आगे डिफाइन के साथ, उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। एक आपका विधान सूचक है, एक आपका नकारात्मक है, फिर आपका आज्ञा सूचक है, प्रश्न सूचक है, इच्छा बोधक है, इसके बाद आपका संदेहवाचक है, संकेतवाचक है और विस्मयादि बोधक है। जैसे इधर समझे वैसे ही हम लोग इसको समझेंगे। तो अभी आप क्या देखिए कि अर्थ के आधार पर वाक्य का जो भेद है वो 8 प्रकार है। अब 8 का हम लोग परिभाषा देखेंगे और उदाहरण के साथ समझेंगे। हालांकि यहाँ पे जो 8 प्रकार है इसका नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा और आप सेंटेंस देखते ही कह सकते हैं कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विधानवाचक वाक्य। ठीक है, तो विधानवाचक वाक्य क्या होता है, सिंपल सी बात है, कोई भी कथन को, कथन सारण होना चाहिए,
उसमें कुछ खास नहीं होना चाहिए। खास कहने का मतलब कुछ विशेष, जैसे नेगेटिव हो गया या फिर रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो जाए। सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी सिंपल कथन को, सिंपल वाक्य को, साधारण वाक्य को विधानवाचक कहेंगे। जैसे आपने टेंस पढ़ा होगा, और टेंस में क्या होता है, काल में क्या होता है, खोरठाम भी हम इन काल पढ़ रही है। तो क्या है कि खोरठाम में भी काल 3 प्रकार की है, और 3 प्रकार के भी फिर प्रकार है। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो अगर 3 प्रकार है, भूत टेंस है तो अगर 6 प्रकार है, और फिर भविष्य है तो ओकरो 3 प्रकार है। तो सब के जो सिंपल वाला एग्जाम्पल है, जैसे कि वह आता है, वो आवे है, वह आ रहा है, वह आ रहा है, वह आ चुका है, या फिर ऐसा कहेंगे कि वह सुबह से काम कर रहा है। ये तो हो गया प्रेजेंट। अगर पास्ट की बात करेंगे तो वह गया, मतलब वो गेलै, वो गेलै। वह खा रहा था, मतलब वो खाए रहल हलै, वो खाए रहल हलै, ठीक है। वह खा चुका था, तो ये सब जितना भी सिंपल वाली बात करेंगे तो सारा सामान्य कथन को हम लोग क्या कहते हैं, विधानवाचक कहेंगे। या तो कोई वस्तु का बोध होगा, कोई व्यक्ति का जो स्थिति है, किसी व्यक्ति का जो स्थिति है, जो अवस्था है, इसका बोध होगा, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, विधानवाचक कहेंगे। जैसे राम स्कूल जा है। अब राम स्कूल एक सामान्य सा कथन है, राम स्कूल जा है, मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग पढ़ते हैं, वे लोग इंतज़ार करते हैं, ठीक है, आज वर्षा हो रही है। तो ये सब क्या है, सब सिंपल। तो जो भी साधारण कथन है, साधारण कथन का मतलब क्या, स्टेटमेंट। तो जो साधारण कथन है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विधानवाचक। मोहन बीमार है, यहाँ पे व्यक्ति का जो है एक तरह से अवस्था पता चल रहा है, स्थिति पता चल रहा है। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सामान्य कथन को ये हम लोग क्या कहते हैं, विधानवाचक कहते हैं। आगे देखेंगे, अब से जो आएगा उसमें से हर में एक विशेष है, वर्ड में विशेष है, नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, नकारात्मक वाक्य जो होता है वह आपका है नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला, ठीक है, ध्यान देंगे। अब नेगेटिव मतलब नकारात्मक, जैसे कि उसमें हम लोग खोरठा में न, या तो ना, या तो मत, ये सब लगा के किसी भी सेंटेंस को नकारात्मक में बदल सकते हैं। या तो सिंपल सी बात, अगर आपसे अगर पूछा कि वहाँ ना जो, वहाँ ना जो, वहाँ मत जो, ये कौन वाक्य लागे, विधानवाचक है, नकारात्मक है, आज्ञा सूचक है, प्रश्न है। तो जहाँ भी नेगेटिव की बात होगा, जहाँ पे आपको काम करने से मना किया जाएगा किसी भी प्रकार से, तो वो आपका नकारात्मक होगा। सामान्य कथने न, नाय और मत लगाए के नकारात्मक बनवल जा है। जैसे मोहन स्कूल नाय जा रहा है, मोहन स्कूल नाय जा रहा है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। झूठ मत बोल, यहाँ भी मत एक तरह से नेगेटिव, जहाँ भी मत आता है ना वो नेगेटिव का ही अर्थ देता है। तो झूठ मत बोल, वहाँ ना जो, अभी मत बोल, तो जब नेगेटिव वाला रहेगा तो उसको नकारात्मक कहेंगे। आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक में जैसे कि वर्ड ही है, इसमें सेंटेंस में क्या होगा, आज्ञा का बोध होगा, आज्ञा का बोध होगा, आदेश का बोध होगा, विनती का भी बोध होगा, निर्देश का भी बोध होगा। निर्देश का मतलब भी आज्ञा हो गया, आदेश का मतलब भी आज्ञा होगा। एक आपको देखना है कि आज्ञा में विनती भी आ जाता है इसमें। जैसे देखिए, बाहर है जाए, बाहर है जाए, या तो बाहर भेजो, तो ये आदेश है। या तो सांझ के जरूर आई हैं, हम आपसे विनती कर रहे हैं, मेरे यहाँ पार्टी है, ठीक है, सांझ के जरूर आई हैं। तो जहाँ पे विनती और आदेश रहेगा वो आपका आज्ञा सूचक होगा। इसमें कुछ विशेष नहीं, वर्ड में ही आपको पढ़ा जाएगा। जैसे पानी लान, पानी लान हम लोग क्या बोलते हैं, खोरठा में पानी लान, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो पानी लाओ, इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये आज्ञा सूचक हो गया। इसके बाद प्रश्न सूचक, सिंपल सी बात है, जिस वाक्य से प्रश्न का बोध होगा, जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे इंग्लिश में तो हम लोग उसको कहते हैं WH फैमिली। WH फैमिली में क्या होता है, उसमें 14 वर्ड होता है। मतलब जो भी प्रश्न पूछते हैं इंग्लिश में वो तो या तो W से शुरू होता है या तो मतलब H से होता है। अगर हम W लेंगे, वाट, वेन, वेयर, हु, अगर H लेंगे तो हाउ, हाउएवर, इस तरह से हाउ मच, हाउ मेनी। तो कुल मिला के 14 वर्ड ही है ऐसा जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो वो 14 खोरठाम भी आएगा, ठीक है। तो जिस वर्ड से हम लोग क्या करते हैं, जिस वाक्य से प्रश्न का पता चलता है। जैसे कौन कौन खेल रहा है, तो ये कौन कौन की है, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। इसके बाद तो ये कहाँ जा रहा है, कहाँ, तो की कर रहे हैं, ठीक है। तो इन के बहन के भाई बहन है,
ठीक है। तो ये सब जहाँ भी प्रश्न पूछा जाएगा ये प्रश्न सूचक, ये सिंपल था। इसके पहले जो हम लोग पढ़े वो थोड़ा जटिल था, जिसको लोग बारीकी से समझे। इसमें क्या है कि जो यहाँ पे प्रकार है उसी से स्पष्ट पता चल जाता है कि इसमें क्या होगा। तो आज्ञा में आज्ञा विनती है, नकारात्मक नेगेटिव वाला वाक्य है, विधान वाला सिंपल वाक्य रहेगा, और प्रश्न सूचक में प्रश्न वाला रहेगा। ठीक है। इच्छा बोधक, जहाँ पे लोग अपना इच्छा व्यक्त कर, जिस वाक्य से इच्छा का प्रकट होता है, इच्छा का बोध होता है, जैसे तोर काम जरूर पूरा हो, तो हमारा ऐसा इच्छा है कि आपका काम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा हो। ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं सब काम बेस से हो जाए, भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं, या मेरा इच्छा भी है कि सब काम बढ़िया से हो जाए। तो जहाँ पे लोग अपना इच्छा व्यक्त करता है, जैसे इसमें एक भी और हो जाता कि हम लोग बोलते हैं काश में चिड़िया होता, तो यहाँ भी हो जाता हम अपना इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। काश हम प्रधानमंत्री होते, तो यहाँ भी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है। तो जहाँ पे आप इच्छा व्यक्त होगा सेंटेंस में, वो इच्छा बोधक हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या है, कुछ नहीं है, संदेहवाचक। जो सेंटेंस होगा, जो वाक्य होगा, संदेह का मतलब शक। ठीक है। तो वहाँ पे संदेह का बोध होगा, जैसे शायद वो आज आवत, शायद वह आज आएगा। ये कन्फर्म नहीं है, संदेह है, सस्पेंस में है, द्विधा में है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो जहाँ संदेह होगा, वो चल गेल हतो, मतलब वह चल गया होगा, ये आपको पता नहीं है, आप एक सस्पेंस में, हाँ गया होगा, गाड़ी मिला होगा, नहीं गया होगा, नहीं मिला होगा, तो संदेह वाला हो गया, सस्पेंस वाला हो गया। ठीक है। सेंटेंस ही आपको पता चल जाएगा। संकेतवाचक में क्या होता है कि देखिएगा, जौन वाक्य कोई संकेत या सत्य बोध हुई है। ठीक है। इसमें हमेशा मिश्र वाक्य की तरह प्रयोग होता है, जैसे ऊपरतल एक संकेत है कि अगर आप मेहनत करते तो आप पैसा कमाते। तो संकेत पहले से है, इंडिकेट आपको पहले से कर रहा है कि अगर आप साइड होते तो बच जाते। ठीक है। तो संकेत पहले आ जाएगा कि अगर, देखिए ऊपरतल, यदि ऊपरतल तो जरूर पास करता। तो संकेत तो है कि अगर इंडिकेट तो कर दिए, पढ़ता तो पास करता। ठीक है। इंडिकेट हो गया पहले। पानी बरसतल तो खेती जरूर होता, ये संकेत है, पानी पड़ेगा तो खेती जरूर होता। तो ये आपका क्या गया, संकेतवाचक। इसके बाद है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि मतलब विस्मय, और विस्मय का मतलब क्या, सुख दुख नफरत प्रेम घृणा आश्चर्यजनक भाव, इमोशन। इमोशन को ही तो लोग क्या कहते हैं, विस्मय, इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लेम, विस्मय। ठीक। जहाँ पे अंतरात्मा से सुख दुख नफरत घृणा जलन ईर्ष्या सबको व्यक्त किया जाता है, तो ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक कहेंगे। जैसे आहा कितना सुंदर लड़की है, अक्सर हम लोग देखते तो लोग को मन में ऐसा चलता होगा, या आपको ज़रूरी नहीं कि लड़की से, कोई अच्छा दृश्य हो सकता है, कोई अच्छा मेला हो सकता है, कोई अच्छा गांव हो सकता है, कोई अच्छा नज़ारा हो सकता है, तो एक भाव प्रकट होता है, आहा कितना अच्छा दृश्य है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से खुशी प्रकट हुआ। इसी प्रकार से शाबाश का बढ़िया काम कर ले, यहाँ भी भाव हुआ। या तो उफ कितना दर्द, उफ मेरा कुत्ता मर गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दुख प्रकट हो रहा है। ठीक है। आहा हम लोग जीत चुके हैं, हम जीत गिलिए। तो जहाँ सुख दुख नफरत प्रेम अचरज प्रशंसा ये सब बोध होगा, वो आपका क्या होगा, विस्मयादि बोधक होगा। इसमें कुछ विशेष नहीं था, आपका भेद में ही पता चल जाता है इसमें कैसा वाक्य आएगा। देखिए, तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग क्या देखे, वाक्य को देखे, वाक्य के प्रकार को देखे, बनावट के आधार पर देखे, अर्थ के आधार पर देखे, वाक्य का जो प्रकार था उसमें जो उपभेद था उसको भी देखे, वाक्य के रूपांतरण को भी देखे। तो इस प्रकार से जो वाक्य था, वाक्य का जो टॉपिक था पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया।